हेलो स्टूडेंट्स, बिहार बीटीएससी एएनएम परमानेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी अपनी तैयारी को राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ बहुत बेहतर तरीके से पूरी करना चाहते हैं तो आपके लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट लाया है उत्कर्ष बैच। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, थ्योरी प्लस एमसीक्यू सब कुछ कवर कराया जा रहा होगा। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी बिल्कुल फ्री मिल रहा होगा। इस बैच का प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 899 रखा गया है। लिमिटेड टाइम ऑफर है ये आपके लिए, तो जल्दी से जल्दी देरी ना करें और उत्कर्ष बैच को ज्वाइन करें। इस बैच में आपको जो टेस्ट सीरीज़ मिल रही होंगी उसमें आपको क्या क्या मिल रहा होगा, तो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल रहा होगा। वहीं बात करें तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल रहा होगा, मॉक टेस्ट यानी कि आपके फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं वो, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स सारे टेस्ट सीरीज़ का सब कुछ मिल रहा होगा। ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री मिल रहा होगा। अगर आप उत्कर्ष बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री में मिल रहा होगा। ठीक है, तो उत्कर्ष बैच को ज्वाइन कैसे करना है मैं आप लोगों को ये बता दूं। तो राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसके बाद आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमारे उत्कर्ष बैच को ज्वाइन कर पाएंगे पेड कोर्सेज के सेक्शन में जा करके। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, हेल्पलाइन नंबर जो हमारा है वहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं लगातार हमसे जुड़े रहना तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए हमारे क्लास से रिलेटेड तो वो सब कुछ आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो BTSC ANM ऐसे लिख करके व्हाट्सएप करना होगा ताकि आपको BTSC ANM के जो ग्रुप है उससे जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये जो क्लास है आपका, ये वैकेंसी आपके BTSC ANM के वैकेंसी के लिए टॉप 30 MCQ का जो है वो सीरीज़ आपके लिए लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, यानी कि प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव किस स्थिति की पहचान है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, इक्लेम्सिया, पोस्टपार्टम हेमोरेज, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर प्री इक्लेम्सिया। तो प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रसवोत्तर रक्तस्राव यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज, जिसे हम PPH से भी लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह जो होता है वो मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण होता है और इसका सही से उपचार ना होने पर जो औरत है वो शॉक में भी जा सकती है। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, यूटेराइन एटर्नी जो है वो पोस्टपार्टम हेमोरेज का सबसे प्रमुख कारण है। अब बात करते हैं, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन की कमी से जो है वो स्कर्वी की बीमारी होती है। ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन C या विटामिन D। तो स्कर्वी जो है वो मसूड़ों से रिलेटेड एक बीमारी है। मसूड़े से यानी कि गम्स जो होते हैं उसमें खून आना या उसमें कमजोरी को हम क्या कहते हैं, स्कर्वी की बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C का प्रमुख स्रोत क्या है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, आंवला, संतरा, ये सब विटामिन C से भरपूर होते हैं। अब बात करते हैं, विच मॉस्क्यूटो स्प्रेड्स मलेरिया, यानी कि मलेरिया जो है वो किस मॉस्क्यूटो के कारण, किस मच्छर के काटने से होता है। तो इसके ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको इसके ऑप्शंस क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है एडीज मॉस्क्यूटो, ऑप्शन नंबर B है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो या ऑप्शन नंबर C है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। तो कौन से ऐसी मच्छर से काटने से मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो यानी ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है, उसके काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया जो होता है उसका पैरासाइट क्या होता है, यानी कि उसका जो जीव जो मलेरिया करता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मच्छर जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के कारण फैलता है, जो कि मुख्यतः रात में काटता है। ठीक है, और मलेरिया के सिम्टम्स बाकी आप लोगों को पता ही है, बुखार, ठंड लगना, पसीना आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, विच कंडीशन ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है, तो पेनक्रियाज जो है उसके थ्रू इंसुलिन हार्मोन बनता है। इस हार्मोन का काम हमारे शरीर का जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करना है। ठीक है, अगर इंसुलिन हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, ऐसे लक्षण भी दिख सकते हैं। इसका अनियंत्रित होने के कारण डायबिटीज़ वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, ट्यूबरक्लोसिस या अस्थमा। तो इसका सही आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है।
विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट मीजल्स, खसरा से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ऑप्शन है BCG, OPV, मीजल्स वैक्सीन या फिर TT। तो खसरा से बचाव के लिए हम कौन सा वैक्सीन देते हैं? मीजल्स वैक्सीन। अगर ऑप्शन में आपको मीजल्स वैक्सीन के जगह MR वैक्सीन लिखा आएगा तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि MR वैक्सीन जो है वो हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, जिसमें मीजल्स और रूबेला दोनों डिजीज़ जो हैं उनके खिलाफ वैक्सीन एक ही साथ दिया जा रहा होता है। तो अगर मीजल्स वैक्सीन है तो ये भी सही है, अगर आपको MR लिखा आ रहा है तो वो भी सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट्स। तो वयस्कों की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है, यानी कि नॉर्मल पल्स क्या होता है? ऑप्शन है 20 से 40 पर मिनट, 40 से 60 पर मिनट, 60 से 100 पर मिनट या 120 से 160 पर मिनट। तो सामान्य वयस्क जो होते हैं उनका पल्स रेट कितना होता है? उनका पल्स रेट होता है 60 से 100 पर मिनट। ठीक है, ऑन एन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट भी लिखते हैं। ठीक है, व्यायाम और तनाव से जो है वो पल्स जो होता है वो बढ़ जाता है, और अगर पल्स बहुत कम है तो उसे हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, अगर पल्स बहुत ज़्यादा है तो उसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। पल्स क्या होता है? तो पल्स एक वाइटल साइन है। ठीक है, वाइटल साइन में क्या क्या आता है? TPR आता है, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, तीनों जो होता है वो किस में आता है? पल्स वाइटल साइंस में आता है। और इसके अलावा क्या आता है? BP आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया। एनीमिया जो है वो किस न्यूट्रिएंट यानी कि किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या प्रोटीन। तो हेमोग्लोबिन, एनीमिया क्यों होता है? तो RBC या फिर हेमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन का में जो मेन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो किसका होता है? आयरन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन यानी कि हेमोग्लोबिन जो है वो एक पिगमेंट है जिसके कारण RBC लाल कलर का दिखता है। तो वो हेमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकती है? आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंडीशन इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किस स्थिति को कहते हैं? ऑप्शन है सीवियर एनीमिया या फिर गंभीर एनीमिया या फिर जन्मजात हृदय रोग से साइनोसिस या फिर पीलिया या फिर निमोनिया। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हम किसको कहते हैं? तो साइनोसिस ड्यू टू कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होता है? तो बच्चे में बचपन से ही उसके हार्ट में किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी होना को हम क्या कहते हैं? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। बच्चे में बचपन से ही, जन्म से ही जो हार्ट में प्रॉब्लम प्रेजेंट हो अगर, तो उसे हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होने के कारण क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है जिसके कारण बच्चा जो है वो नीला दिखाई देता है, उसको सांस लेने में बच्चे को कठिनाई होती है। ये गंभीर स्थिति होती है और इसका तुरंत उपचार जरूरी होता है। तो साइनोसिस ड्यू टू कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज को हम क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, विच स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के डिलीवरी से कौन सा लेबर का स्टेज जो है वो एंड हो जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज। तो थर्ड स्टेज जो होता है बेबी डिलीवरी का, थर्ड स्टेज जो है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है उस वक्त क्या होता है? प्लेसेंटा निकलने से समाप्त होता है, या प्लेसेंटा के बाहर आने पर थर्ड स्टेज जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इस समय PPH का खतरा जो होता है यानी कि पोस्टपार्टम हेमोरेज का जो खतरा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बनाए रखना ज़रूरी होता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज कोलेरा। कोलेरा यानी हैजा की जो बीमारी है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? ऑप्शन है सैल्मोनेला टाइफाई, विब्रियो कॉलेराई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो कॉलेरा जो है वो एक कैसा बीमारी है? वो जल जनित बैक्टीरियल बीमारी है, यानी कि एक बैक्टीरिया के कारण होता है और जल जनित है, यानी कि पानी के दूषित होने के कारण फैलता है। ये किसके कारण से होता है? तो ये विब्रियो कॉलेराई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसका प्रमुख लक्षण है राइस वाटर स्टूल। ठीक है, यानी कि राइस वाटर की तरह जो पतला सा स्टूल होता है वो पास हो रहा होता है। इसके कारण गंभीर डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है और ORS और साफ पानी से कॉलेरा से बचाव मुमकिन है। A postpartum mother develops excessive bleeding and uterus feels soft on palpation. Most likely cause। तो प्रसव के बाद महिला में अत्यधिक रक्तस्राव है और गर्भाशय जो है वो मुलायम महसूस हो रहा है। तो सबसे संभावित कारण क्या है? ऑप्शन है रिटेन्ड प्लेसेंटा यानी कि अवशिष्ट प्लेसेंटा माता के यूट्रस में जो है वो रह गया है, या फिर यूटेराइन एटोनी, या फिर गर्भाशय स्थिरता, या फिर सर्वाइकल टीयर यानी कि गर्भाशय ग्रीवा फटना, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर क्या है? अभी मैंने आपको PPH का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि PPH का सबसे सामान्य कारण क्या है? PPH का सबसे सामान्य कारण
है यूटेराइन एटनी। तो यूटेराइन एटनी के कारण यानी कि गर्भाशय में स्थिरता के कारण जो है वो सबसे ज़्यादा पोस्टपार्टम हेमोरेज के केसेस जो है वो देखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है और मुलायम महसूस होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग यानी कि अत्यधिक ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने से और यूटेराइन मसाज से इसका जो है वो मुख्य उपचार किया जाता है। इस समय पर इलाज ना मिलने पर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होने के कारण, शरीर में ब्लड वॉल्यूम की कमी होने के कारण जो औरत है वो शॉक में भी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बॉर्न क्राइज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बट डेवलप साइनोसिस ड्यूरिंग फीडिंग। तो प्रोबेबल डायग्नोसिस इसका क्या होगा, यानी कि एक नवजात जो जन्म के तुरंत बाद रोता है लेकिन दूध पीते समय नीला पड़ जाता है, तो इसका संभावित निदान क्या है। ऑप्शन है कोएनल एट्रेसिया, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, नियोनेटल जॉन्डिस या फिर सेप्सिस। तो इसका सही आंसर क्या है, कोएनल एट्रेसिया में नाक के पीछे वाला भाग जो है वो बंद हो जाता है। नवजात सामान्यतः जो होते हैं वो नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन दूध पीते समय मुंह बंद होने से साइनोसिस जो होती है वो बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, रोने पर बच्चा बेहतर सांस ले पाता है, लेकिन यह क्या है, ये एक जो है कोएनल एट्रेसिया जो है वो इसके बीमारी का नाम है, ठीक है, कोएनल एट्रेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट विथ सीवियर एनीमिया हैज़ स्पून शेप्ड नेल्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। गंभीर एनीमिया का एक मरीज है जिसके चम्मच जैसे नाखून दिखाई देते हैं, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्लबिंग, कोइलोनाइचिया या फिर साइनोसिस या फिर ल्यूकोनाइचिया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कोइलोनाइचिया। कोइलोनाइचिया जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला एनीमिया है। इसमें नाखून पतले और चम्मच जैसे हो जाते हैं। ये क्रोनिक एनीमिया यानी कि बहुत लंबे समय तक अगर किसी में एनीमिया रह गया है तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही जो आदमी होता है वो कैसा दिखता है, पेलर यानी कि बहुत उसके पीला पीला सा दिख रहा होता है और साथ ही उसे बहुत ज़्यादा थकावट लग रही होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कोइलोनाइचिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड प्रेजेंट विथ बार्किंग कफ एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर डायग्नोसिस। बच्चे में भौंकने जैसी खांसी और सांस लेते समय आवाज़ आ रही है, तो इसका निदान क्या है। ऑप्शन है अस्थमा, क्रूप, न्यूमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस। तो इसका सही आंसर है क्रूप। क्रूप में क्या होता है, भौंकने जैसी खांसी यानी कि बार्किंग कफ क्लासिक सिम्टम होता है। अगर किसी बच्चे में भौंकने जैसी खांसी दिख रही है तो ये क्लासिक सिम्टम है, यानी कि सबसे मेन सिम्टम है किसका, क्रूप का, ठीक है। और क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये एक अपर एयरवे यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो ऊपर का भाग है, जैसे फैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, नेजोफैरिंग्स हो गया, नोज़ हो गया, ये सब में इन्फेक्शन जो है अपर एयरवे इन्फेक्शन के कारण क्रूप जो है वो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। रात के समय ये सिम्टम्स जो होते हैं वो अधिक बढ़ जाते हैं। ये छोटे बच्चों में होने वाली बीमारी है जिसका तुरंत उपचार किया जाता है, ये एक इमरजेंसी डिजीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लेबरिंग वुमन हैज़ फीटल हार्ट रेट 90 पर मिनट, दिस इंडिकेट्स। प्रसव में महिला का भ्रूण का हृदय गति जो है वो 90 पर मिनट है, यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन है नॉर्मल फीटल कंडीशन यानी कि सामान्य भ्रूण स्थिति, भ्रूण ट्रैकिकार्डिया, भ्रूण संकट या फिर मात्र उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर है कि ये फीटल डिस्ट्रेस यानी कि भ्रूण संकट को दर्शाता है। सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितना होता है, तो सामान्यतः जो फीटल हार्ट रेट है वो 120 से 160 प्रति मिनट होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या था, 90 प्रति मिनट हो, तो ये तो बहुत कम हुआ इससे। तो 90 प्रति मिनट फीटल होना क्या दर्शाता है, तो फीटल ब्रैडिकार्डिया दिखाता है। ब्रैडिकार्डिया क्या होता है, तो हार्ट बीट का कम होना को हम ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। हार्ट बीट के ज़्यादा होने को क्या कहते हैं, ट्रैकिकार्डिया कहते हैं। तो 90 अगर है तो फीटल ब्रैडिकार्डिया है। इसमें क्या हो सकती है, तो इसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। इसको तुरंत मॉनिटरिंग और इंटरवेंशन यानी कि तत्काल इसमें जो है वो कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने का, कुछ करने की ज़रूरत होती है, वरना फीटल डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायबिटिक पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस आफ्टर टेकिंग एक्सेस इंसुलिन, इमीडिएट मैनेजमेंट। अधिक इंसुलिन लेने के बाद मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो बेहोश हो गया है, तो तुरंत क्या करना चाहिए। ऑप्शन है तरल रोकना चाहिए या फिर ग्लूकोज देना चाहिए या फिर इंसुलिन दोबारा देना चाहिए या फिर एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा अगर डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर हो जाएगा तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ग्लूकोज का हमारे शरीर में क्या काम होता है, तो ग्लूकोज हमारे शरीर के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। हमारे शरीर का मुख्यतः
हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, ग्लूकोज। हमारे शरीर को एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा इंसुलिन ले रहा है तो उसके कारण क्या होगा, उसका ग्लूकोज का लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण उसके शरीर में एनर्जी क्रिएट नहीं हो पाएगा और वो इसीलिए क्या हो रहा है, वो बेहोश हो रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ग्लूकोज देंगे। ठीक है। एक्सेस इंसुलिन के कारण जो है वो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया किसको कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम होने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया किसको कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ जाने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये तुरंत हम ग्लूकोज अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, उसके कारण शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी हर जगह, और उसके बाद जो नॉर्मल हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे नॉर्मली अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। इसमें पेशेंट को हम क्या देते हैं, IV डेक्सट्रोज भी चढ़ाते हैं, यानी कि IV डेक्सट्रोज क्या होता है, तो डेक्सट्रोज बहुत सारे परसेंटेज में जो होता है वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है, जिसे हम IV कैन्यूला के थ्रू चढ़ा रहे होते हैं। डिले होने से क्या हो सकता है, ब्लड में ग्लूकोज की कमी होने के कारण ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। विच कंडीशन कॉजेज राइस वाटर स्टूल। अभी एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करते वक्त आपको उसके सिम्टम्स बताए थे कि राइस वाटर स्टूल किस में आपको देखने को मिलता है, चावल के माड़ जैसा मल किस रोग में होता है। ऑप्शन है डिसेंट्री, टाइफॉइड, कॉलेरा या हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कॉलेरा। कॉलेरा हैजा जो है उसका प्रमुख सिम्टम है क्या, राइस वाटर स्टूल। ठीक है, स्टूल राइस वाटर जो है ये उसका प्रमुख सिम्टम है। इसमें क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है और ये विब्रियो कॉलेरे बैक्टीरिया के काटने के कारण होता है। ये क्या होता है, ये एक जल जनित रोग है, यानी कि वाटर दूषित पानी के कारण फैलने वाला रोग है। इसमें ORS और IV फ्लूइड्स तुरंत पेशेंट को देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड हैज़ एडिमा, मून फेस एंड स्प्राज हेयर, डायग्नोसिस। बच्चे में सूजन है, गोल चेहरा है और विरल बाल है। विरल बाल मतलब कि उसके बाल के जो कलर है वो कहीं है, जैसे एक ये बाल का लाइन है। ठीक है, तो इसमें कहीं पे कलर है और कहीं पे कलर उड़ा हुआ है, फिर कहीं पे कलर है, कहीं पे कलर उड़ा हुआ है, ऐसे करके उसका जो बाल है वो डिसकलर्ड हो गया है। तो ये किस बीमारी का सिम्टम है। ऑप्शन है मेरास्मस, क्वाशियोर्कर, रिकेट्स या फिर स्कर्वी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर जो है वो उसके सिम्टम्स ये सारे हैं। क्वाशियोर्कर क्या होता है, तो वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला बीमारी है, यानी कि अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उसके कारण उसे क्वाशियोर्कर होता है। इसका प्रमुख लक्षण क्या है, इसका प्रमुख लक्षण है एडिमा। जो बच्चों को क्वाशियोर्कर में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा पेट यानी एब्डोमेन जो होता है बच्चे का वो सबसे ज़्यादा फूला हुआ होता है। किस बीमारी में, क्वाशियोर्कर में। ठीक है, और मून फेस देखने को मिलता है, यानी कि बच्चे का फेस जो है वो बहुत बड़ा सा देखने को मिलता है, और स्पार्स हेयर देखने को मिलता है, यानी कि डिसकलरेशन हेयर में देखने को मिलता है। फैटी लीवर होने के कारण, उसका जो पेट में एब्डोमिनल एडिमा है वो क्यों होता है, तो फैटी लीवर के कारण होता है। और इसमें स्किन चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ये एक सीवियर बीमारी है जो कि प्रोटीन के कमी के कारण बच्चे में देखने को मिलती है। अ पेशेंट विथ ट्यूबरक्यूलोसिस सडनली डेवलप्स हेमोप्टाइसिस। तो एक ट्यूबरक्यूलोसिस का मरीज है, यानी TB का मरीज है जिसमें अचानक हेमोप्टाइसिस हो गया है। तो हेमोप्टाइसिस का अर्थ क्या है। ऑप्शन है वॉमिटिंग ब्लड, ब्लड इन स्टूल, कफिंग ब्लड या फिर ब्लड इन यूरिन। तो हेमोप्टाइसिस का ये क्या होता है, हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है कि खांसी में खून आना, यानी कि कफिंग इन ब्लड। तो TB कौन सा बीमारी है, TB एक जो है वो लंग से रिलेटेड बीमारी है, पल्मोनरी TB। इसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, हेमोप्टाइसिस, यानी कि खांसी के साथ खून आना जो है वो इसका प्रमुख लक्षण है। इसमें क्या होता है, इसमें लंग टिश्यू डैमेज होने के कारण जो है वो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, लंग टिश्यू डैमेज होने के कारण ब्लीडिंग होती है, और इसमें सीवियर हेमोप्टाइसिस जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि उसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, पेशेंट की जान तक जा सकती है। इसके लिए तुरंत उपचार यानी मेडिकल सहायता की ज़रूरत होती है। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, क्या है क्वेश्चन, गर्भवती महिला में तेज पेट दर्द, कठोर गर्भाशय और रक्तस्राव है, निदान क्या है। तो एक गर्भवती महिला है जिनमें तेज पेट दर्द, कठोर गर्भाशय और रक्तस्राव है, इसका निदान क्या होगा। ऑप्शंस है प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टियो प्लेसेंटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर हाइडाटिडिफॉर्म मोल। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, एब्रप्टियो प्लेसेंटा। एब्रप्टियो प्लेसेंटा क्या होता है, तो एब्रप्टियो प्लेसेंटा एक ऐसा केस है जिसमें प्लेसेंटा समय से पहले अलग हो जाता है, यानी कि अगर यूटेराइन वॉल से जो प्लेसेंटा है वो जुड़ा हुआ होता है, जिसके थ्रू बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो ये प्लेसेंटा अगर यूटेराइन वॉल से डिटैच हो जाए पहले ही, तो उसके कारण क्या होता है, तेज पेट दर्द, कठोर गर्भाशय और रक्तस्राव जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। और इस केस को हम मेडिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, एब्रप्टियो प्लेसेंटा कहते हैं।
इसमें क्या होता है, बहुत ही पेनफुल ब्लीडिंग होती है, यानी कि बहुत ही दर्द होता है और साथ ही साथ ब्लीडिंग देखने को मिलती है। यूट्रस जो होता है वो कठोर और टेंडर हो जाता है। फीटल डिस्ट्रेस और मैटरनल शॉक के चांसेस बनते हैं। ठीक है, इसको ये क्या है, ये एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, यानी कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। न्यू बॉर्न डेवलप जॉन्डिस विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, व्हाट इज़ द लाइकली कॉज। तो जन्म के पहले 24 घंटे के भीतर नवजात में पीलिया हो जाता है, यानी जॉन्डिस हो जाता है। तो संभावित कारण क्या है? ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, हेमोलाइटिक जॉन्डिस या फिर प्री मैच्योरिटी। तो बच्चे में जन्म के पहले 24 घंटे में अगर जॉन्डिस देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है, हेमोलाइटिक जॉन्डिस जन्म के पहले 24 घंटे में पीलिया जो होता है वो हमेशा असामान्य माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन जो है, यानी कि आरबीसी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में नष्ट हो रहा है। RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? तो अगर माँ जो है वो RH नेगेटिव है, RH क्या होता है? तो RH एक एंटीजन होता है जो आरबीसी के वॉल पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हम लोगों को ब्लड ग्रुप जो है वो 2 भाग में बांटते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ठीक है, तो RH नेगेटिव अगर मदर है और बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है तो उसके कारण RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है। ठीक है, RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है, जिसके कारण जो होता है वो बच्चे का जो आरबीसी है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे आरबीसी जो है वो उसके नष्ट होने लग जाते हैं, जिसके कारण जन्म के पहले 24 घंटे में पीलिया देखने को मिलता है बच्चे में। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है? बहुत सारे लोगों को अभी इसमें आंसर लगा होगा कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, क्योंकि बच्चे में ज़्यादातर क्या होता है, जॉन्डिस देखने को सामान्यतः मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। लेकिन बच्चे का जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो सामान्यतः 2 से 3 दिन बाद शुरू होता है, जन्म के 2 से 3 दिन बाद फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस शुरू होता है। अगर 24 घंटे के अंदर दिख रहा है तो उसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं बल्कि हेमोलाइटिक जॉन्डिस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अ चाइल्ड हैज सीवियर डिहाइड्रेशन विथ एब्सेंट टीयर्स एंड लेथार्जी। तो एक बच्चे में गंभीर निर्जलीकरण, आंसू नहीं आना और सुस्ती है, इसका प्राथमिक उपचार क्या होगा? ऑप्शन है जिंक टैबलेट, IV फ्लूइड थेरेपी या फिर एंटीबायोटिक या फिर एंटीपायरेटिक। तो निर्जलीकरण का सबसे प्रमुख उपचार क्या क्या होता है? तो निर्जलीकरण के उपचार में हम ORS देते हैं, नहीं तो IV फ्लूइड थेरेपी देते हैं। तो यहाँ पे सबसे इमरजेंसी में अभी हमें देना है, ORS देंगे तो वो धीरे धीरे काम करेगा, पर IV फ्लूइड हम तुरंत डायरेक्ट वेन में चढ़ा सकते हैं। तो IV फ्लूइड थेरेपी जो है वो इसका क्या है? प्राथमिक उपचार है निर्जलीकरण, आंसू नहीं आना और सुस्ती को। ये सीवियर डिहाइड्रेशन के लक्षण है जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, ऐसे में ORS अकेले पर्याप्त नहीं होता, IV फ्लूइड्स भी देने पड़ते हैं, वरना बच्चे में क्या है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सीवियर चेस्ट पेन रिलीव्ड बाय रेस्ट। तो अब मरीज को तेज सीने में दर्द है जो आराम करने पर ठीक हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, न्यूमोनिया या फिर अस्थमा। तो इसका सही आंसर है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? तो एंजाइना का मतलब होता है, एंजाइना पेक्टोरिस के दौरान क्या होता है? तो चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, उसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। आराम करने पर दर्द जो होता है वो कम हो जाता है। यह हृदय यानी हार्ट मसल्स में जो है वो कम ब्लड सप्लाई के कारण होने वाली बीमारी है। ठीक है, यह दर्द लगातार अगर बना रहे तो MI यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन का भी संकेत हो सकता है। ECG और कार्डियक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होती है एंजाइना पेक्टोरिस के केस में। A pregnant woman present with a convulsion and proteinuria, which drug is preferred? तो कन्वल्जन यानी कि उसको दौरे पड़ रहे हैं और साथ ही साथ प्रोटीन यूरिया यानी कि उसके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा मिल रही है। ठीक है, टेस्ट कराने पे, तो उस प्रेग्नेंट वुमेन को हम कौन सा दवा प्राथमिक रूप से देंगे? ऑप्शन है डायजेपाम, मैग्नीशियम सल्फेट, इंसुलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? तो महिला का BP बढ़ा होना, महिला के लिम्स यानी हाथ पैर में एक्सट्रीमिटीज़ जिसको कहते हैं उसमें सूजन देखने को मिलना, साथ ही साथ उसके प्रोटीन जो है यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलना और उसको दौरे पड़ना। ये सारा किसका केस है? ये सारा इक्लैम्सिया का केस है। और इक्लैम्सिया में सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिक दवा हम देते हैं वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। इक्लैम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, यह कन्वर्जन को नियंत्रित करता है। ठीक है, और BP मॉनिटरिंग करेंगे और फीटल मॉनिटरिंग करेंगे। अगर समय पर उपचार नहीं करते हैं तो उससे माँ की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ चाइल्ड प्रेजेंट विद बो लेग्स एंड डिलेड डेंटिशन, यानी कि बच्चे में टेढ़े
पैर हैं और दांत आने में देरी है, इसका निदान क्या है? ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, मैरास्मस या फिर क्वाशियोर्कर। तो बच्चे में दांत अगर बहुत देरी से आ रहा है और उसके पैर जो हैं वो टेढ़े हैं, तो ये किसकी वजह से हो सकता है? इसमें कौन सी बीमारी दिख रही है हमें? तो वो है रिकेट्स। रिकेट्स किस बीमारी की कमी के कारण होता है? विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है वो रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स होता है वो बीमारी होता है। इसमें बो लेग्स यानी कि टेढ़े पैर जो है वो इसका क्लासिक साइन है। क्यों? क्योंकि हड्डियां जो होती हैं वो नर्म हो जाती हैं, इसलिए टेढ़ी पड़ने लगती हैं। तो इसमें धूप, विटामिन डी का सबसे मेन सोर्स क्या होता है? धूप होता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है धूप और कैल्शियम रिच डाइट बच्चे को देना। A patient developed wheezing and difficulty in breathing after exposure to dust. Diagnosis: धूल के संपर्क में आने के बाद मरीज में सीटी जैसी आवाज़ और सांस लेने में कठिनाई है, तो निदान क्या है? ऑप्शन है न्यूमोनिया, अस्थमा, ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर ब्रोंकाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अस्थमा। अस्थमा में जो होता है वो सांस लेने पे व्हीजिंग साउंड आ रही होती है, यानी कि सीटी जैसी आवाज़ आ रही होती है, और साथ ही साथ सांस लेने में जो होती है वो कठिनाई देखने को मिलती है। यह जो होता है वो डस्ट एलर्जी यानी कि धूल के कारण एलर्जी जो होता है वो इसका मेन कॉमन कॉज होता है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। ब्रोंकोडायलेटर दवाएँ जो होती हैं वो दी जा रही होती हैं, ठीक है, अस्थमा के पेशेंट्स को। न्यूबॉर्न हैज़ वीक क्राई, पुअर मसल टोन एंड साइनोसिस कंडीशन। नवजात में कमज़ोर रोना, कमज़ोर मांसपेशियां और नीला रंग है, इसकी स्थिति क्या है? तो ऑप्शन है नियोनेटल जॉन्डिस, बर्थ एस्फाइक्सिया, हाइपोथर्मिया या फिर सेप्सिस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बर्थ एस्फाइक्सिया। बर्थ एस्फाइक्सिया जो होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? तो बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चा जो होता है वो वीक क्राई और साइनोसिस यानी नीला नीला दिख रहा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो अपकार स्कोर होता है वो बहुत कम होता है, और इसमें तुरंत नियोनेटल रेससिटेशन यानी कि तुरंत उसको सांस लेने के लिए वेंटिलेशन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब कुछ किया जाना, उसका टेम्परेचर को मेंटेन किया जाना, यानी कि नियोनेटल रेससिटेशन जो है वो तुरंत करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो देरी होने पर ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट विद डायबिटीज हैज फ्रूटी स्मेलिंग ब्रीथ, यानी कि मधुमेह का रोग है जिसको सांस लेने में फल जैसा गंध आ रहा है। ऑप्शन है यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन है हाइपोग्लाइसेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपरटेंशन या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसका सही आंसर क्या है? डायबिटीज़ का पेशेंट में अगर ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो चुकी है। ठीक है, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में क्या होता है? फैट जो होता है शरीर का उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ठीक है, और फैट का ब्रेकडाउन होकर के जो है कीटोन बॉडीज़ बनने लगते हैं, जिसके कारण फ्रूटी ऑर्डर यानी कि फल जैसा गंध आने लगता है। यह एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और यह एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। इसमें डिहाइड्रेशन और अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है। इसमें तुरंत इंसुलिन और IV फ्लूइड्स देने की ज़रूरत होती है। A patient suddenly develops facial deviation and inability to move on one side of body. Diagnosis: तो मरीज़ में अचानक चेहरा टेढ़ा हो गया है और शरीर का एक भाग काम नहीं कर रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले डायग्नोसिस क्या करेंगे, यानी कि कौन सी बीमारी हो सकती है मरीज़ को? ऑप्शन है एपिलेप्सी, स्ट्रोक, पार्किंसोनिज्म या फिर माइग्रेन। तो इसका सही आंसर है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है वो हो सकती है। स्ट्रोक क्या है? तो इसमें ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में जो ब्लड सप्लाई होती है वो अचानक रुक जाती है, जिसके कारण फेशियल डेफिएशन यानी कि चेहरा टेढ़ा हो जाने वाले सिम्टम्स दिखते हैं, और हेमीप्लेजिया यानी कि शरीर का एक भाग जो है वो काम नहीं कर पा रहा होता है। हाइपरटेंशन यानी कि बढ़ा हुआ BP इसका सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर होता है, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें तुरंत अस्पताल में ले जाना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, A laboring mother has prolonged labor with no fetal descent कंडीशन क्या है? तो एक लेबरिंग मदर है जिनमें प्रसव जो है वो बहुत लंबा हो चुका है लेकिन भ्रूण नीचे नहीं आ रहा, तो इसमें स्थिति क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है नॉर्मल लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी कि अवरुद्ध प्रसव यानी फॉल्स लेबर, या फिर प्रेसिपिटेटेड लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी कि अवरुद्ध प्रसव। ये क्या होता है? तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में फीटस जो है वो नीचे नहीं आ पाता और लेबर जो है वो लंबे समय तक चलता है। मैटरनल एग्जॉशन यानी कि माता अगर बहुत ज़्यादा थक गई हो, या फिर फीटल डिस्ट्रेस, फीटस जो है वो किसी तरह से बहुत संकट में है,
तो ऐसे में जो है वो ऐसा हो सकता है। यदि समय पर उपचार ना मिले तो यूटेराइन रप्चर भी हो सकता है, यानी कि यूट्रस जो है वो फट सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें जल्दी से जल्दी LSCS यानी कि सिजेरियन करके जो है वो बच्चे को डिलीवर करवा दिया जाता है। आज का ये क्लास जो है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लासेस और ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए लगातार कंटेंट जो है वो इस चैनल पे लाया जा रहा है। थैंक यू सो मच।